रहते हिंदी उपन्यास का उद्भव व विकास। इसके अंदर हमने प्रस्तावना, हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास और इसको प्रेमचंदोत्तर उपन्यास, यथार्थ आदि धारा का विकास, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे देश विभाजन और हिंदी उपन्यास, ठीक है। देश विभाजन के समय कौन कौन से उपन्यास और उपन्यासकार हुए थे, और स्वतंत्रोत्तर हिंदी उपन्यास यानी स्वतंत्रता के बाद कौन से हिंदी उपन्यास और उपन्यासकार थे, और 20वीं शताब्दी का अंतिम दशक हिंदी उपन्यास का उत्कर्ष, ठीक है। इन तीनों पॉइंट को हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये रहा अपना टॉपिक, अपना पॉइंट, देश विभाजन और हिंदी उपन्यास, ठीक है। देश विभाजन के समय क्या स्थिति थी, और कौन कौन से हिंदी उपन्यासों की रचना हुई, और कौन कौन उपन्यासकार थे, उन सब के बारे में हम पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे दो फायदे होंगे। फर्स्ट तो ये कि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगी, और दूसरा ये कि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए नए नए यूजफुल वीडियोस अपलोड करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं, देश विभाजन और हिंदी उपन्यास। यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि देश विभाजन के संदर्भ में सांप्रदायिक संकीर्णता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। सांप्रदायिक संकीर्णता मतलब जो संप्रदाय थे, अलग अलग धर्म थे, उनमें संकीर्णता थी, यानी उनके अंदर छोटी सोच थी, संकीर्णता थी, ठीक है। ज्यादा उनके अंदर जागरूकता नहीं थी। सांप्रदायिकता का संबंध धर्म से है, और भारत में इसकी जड़ें बहुत गहरी रही हैं, ठीक है। धार्मिक भेदभाव होता था। अतीत काल से ही हमारे जीवन में धर्म का महत्व सर्वोपरि रहा है। प्राचीन काल में राजनीति भी धर्म के माध्यम से संचालित होती थी, ठीक है। पुराने समय में जो राजनीति थी वो भी धर्म के माध्यम से ही संचालित होती थी, किंतु आधुनिक युग में विदेशी शासकों द्वारा उसी धर्म का राजनीति में एक घातक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया गया। राजनीतिक स्वार्थों और, ठीक है, घातक अस्त्र यानी वो फूट डालो राज करो, ठीक है, की नीति अपनाई थी। राजनीतिक स्वार्थों और राजनीतिक महत्व के विभिन्न मुद्दों को धर्म के साथ जोड़कर ब्रिटिश शासकों ने एक अन्य सांप्रदायिक उन्माद को उभरने और विकसित होने का अवसर उत्पन्न कर दिया, जिसके आत्मघाती और देशव्यापी परिणामों के करुण प्रसंगों से हमारा अतीत भारी भरा पड़ा है, और आज भी जिसके दुष्प्रभावों से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं, ठीक है। भारत विभिन्न धर्मावलंबियों का देश रहा है। विदेशी आक्रांता भी इस देश को समय समय पर रौंदते रहे हैं। भारत विभिन्न धार्मिक संकीर्णताओं तथा ऊंच नीच के भेदभाव से ग्रस्त रहा है। विभाजन से पूर्व हिंदू और मुसलमान सदियों तक साथ साथ रहे, ठीक है, विभाजन से पूर्व। फलतः दोनों के बीच सामाजिक स्तर पर भावात्मक एकता उत्पन्न हो गई थी। उसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भिन्न संप्रदाय एवं भिन्न कौमियत का नारा देकर छिन्न भिन्न करके कटुता, विद्वेष और घृणा में बदल दिया। यही सांप्रदायिक विद्वेष आगे चलकर देश विभाजन का कारण बना। विभाजन से पूर्व के सांप्रदायिक दंगे और तनाव की स्थितियां मुस्लिम लीग द्वारा हिंदुओं और मुस्लिम समाज की इसी भावनात्मक मानवीय संबंध सूत्रता को छिन्न भिन्न करने के लिए किए जाने वाले राजनीतिक प्रयास थे। इसका बीज ब्रिटिश शासकों ने बोया था, और लाभ भी वे ही उठा रहे थे। हिंदी के उपन्यासों में इसी सांप्रदायिक धर्मांधता के स्वरूप का विवेचन पर्याप्त रूप से हुआ है। अखंड भारत की अनिवार्य दुर्भाग्यपूर्ण नीति देश के विभाजन के रूप में 15 अगस्त 1947 को घोषित हो गई। झूठा सच, इंसान, देश की हत्या, सीधी सच्ची बातें, खून और खून, दास्ता के बंधन, काले कोस आदि अनेक उपन्यासों में विभाजन के इस मानवीय दुस्वप्न और राजनीतिक त्रासदी के अनेक पक्षों का चित्रण लेखकीय संवेदना के साथ हुआ है। 15 अगस्त 1947 को भारत धर्म के आधार पर ऐसे दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभक्त कर दिया गया जिनका कोई भौगोलिक आधार नहीं था। देश का यह विभाजन अंग्रेज शासकों की मध्यस्थता के तहत दोनों राष्ट्रों के शीर्षस्थ नेताओं की सहमति से हुआ।
किंतु इस विभाजन से संतोष किसी को नहीं था। कांग्रेस दुखी थी, गांधी जी दुखी थे और जिन्ना जो पाकिस्तान के निर्माता थे वे भी दुखी थे। ठीक है, जिन्ना जिन्ना एक महत्वाकांक्षी नेता थे। उन्होंने मुस्लिम जनता को नारा भर दिया था। कदाचित पाकिस्तान की वास्तविकता पर उसे असंभव और अव्यावहारिक समझकर उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। किंतु पाकिस्तान बनने के बाद की विभीषिका देखकर और अनागत भविष्य की कल्पना करके जिला संत्रस्त हो उठे थे। विभाजन के राजनीतिक निर्णय का प्रभाव देश की जनता के एक विशाल वर्ग की मानसिकता पर भी पड़ा। हिंदी उपन्यासों में इस दौर में होने वाली पारिवारिक विघटन, पारस्परिक संबंधों में आई टूटन और द्वंद्व की विविध मानसिक स्थितियों का अत्यंत यथार्थमूलक और आर्थिक अंकन हुआ है। ये ऐसी मानसिक स्थितियां हैं जिनका इतिहास के पृष्ठों पर कोई उल्लेख नहीं मिलता, किंतु जो कटु वास्तविकताएं हैं जिन्हें एक संवेदनशील उपन्यासकार की लेखनी ही साकार रूप दे सकती है। विभाजन की घोषणा और सीमा से लगे नगरों में हो रहे रक्तपात को लोमहर्षक खबरों ने भारतीय ग्राम अंचलों और नगर अंचलों की शांति भंग कर दी थी। मनुष्य मनुष्य न रहकर कट्टर हिंदू या कट्टर मुसलमान हो रहा था। टोपी शुक्ला उपन्यास ने विभाजन की विभीषिका का मर्मस्पर्शी चित्रण हुआ है। ठीक है, टोपी शुक्ला उपन्यास में जहां प्रतिशोध की भावना ने उन्हें मानव विरोधी बना दिया था। दोनों ही देशों के लाखों आबाल वृद्ध जिंदगी के खलिहानों में लगी आग को देखकर स्तब्ध हो रहे थे। विभाजन एक ऐसा राजनीतिक निर्णय था जिसने प्रेम, सौहार्द और बंधुत्व के स्नेह सूत्र उलझा दिए थे। टोपी शुक्ला का इरफान और उसका दोस्त शुक्ला दिलों में अनजाने ही जन्म लेती कटुता, संदेह और नफरत की भावनाओं के एहसास से पीड़ित दिखाई देते हैं। शुक्ला को लगता है कि अब वह सलीमा से प्यार न कर सकेगा या सकीना से राखी न बंधवा सकेगा क्योंकि वह हिंदू है। इरफान को अपने स्कूल के हिंदू अध्यापक अजीब से दिखने लगे। ओस की बूंद का वजीर हसन भी ऐसा ही एक प्रतीक पात्र है जो अपने इकलौते बेटे अली बाकर के पाकिस्तान चले जाने पर उसके साथ नहीं जाता क्योंकि उसे अपना घर, देश और धर्म से भी बड़ा लगता है। वजीर हसन जैसे न जाने कितने विघटित परिवार वाले अपनी ही आत्मा के अकेले कमरे में बंद हो गए। आधा गांव में भी ऐसे आधे अधूरे अनेक परिवारों की व्यथा कथा चित्रित हुई है। विभाजन की विभीषिका के रूप में कल्लों जैसी अनेक सद्य विवाहिता स्त्रियां अपने शौहर के पाकिस्तान चले जाने से उनके जीते जी बेवा हो गई। ठीक है, विधवा हो गई। आधा गांव के परिवारों के विघटन की समस्या को प्रेम और घृणा के दोहरे द्वंद्व के माध्यम से चित्रित किया गया है। आधा गांव के ऊंची हैसियत वाले हकीम साहब, फुस्सू मियाँ, जवाद मियाँ सभी आजादी के कारण मिली आत्मा और परिवेश की तन्हाई का दर्द झेलते दिखाई देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये था देश विभाजन के समय की स्थिति थी पूरी और उस टाइम कौन कौन से उपन्यास लिखे गए और उनके अंदर क्या क्या चित्रण हुआ है उसको हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रोत्तर हिंदी उपन्यास, यानी स्वतंत्रता के बाद कौन से हिंदी उपन्यास थे, क्या स्थितियां थी उस टाइम और कौन कौन से उपन्यासकार हुए थे। स्वतंत्रोत्तर काल की राजनीतिक घटनाओं और नए सामाजिक संदर्भों ने समूचे हिंदी साहित्य को बहुत गहरे प्रभावित किया था। विभाजन की विभीषिका, स्वतंत्रता मिलने का उत्साह और आर्थिक संकट से उत्पन्न परिस्थितियों ने वस्तु और शिल्प के स्तरों पर हिंदी उपन्यास में एक युगांतर सा उपस्थित कर दिया। पुरानी पीढ़ी के कुछ इन्हें उपन्यासकार इस परिवर्तित परिवेश में अपना सामंजस्य नहीं बिठा सके। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण परंपरागत ही रहा। यशपाल, अमृतलाल नागर और रांगे राघव जैसे उपन्यासकारों ने बदले हुए जीवन बोध को कलात्मक अभिव्यक्ति प्रदान की। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, इन उपन्यासकारों को हाईलाइट कर देते हैं। यशपाल, अमृतलाल नागर और रांगे राघव जैसे उपन्यासकारों ने बदले हुए जीवन यानी कि स्वतंत्रता के बाद, ठीक है,
बदले हुए जीवन बोध को कलात्मक अभिव्यक्ति प्रदान की। स्वतंत्रता के तुरंत बाद के उपन्यासों का कथ्य उतना मौलिक और नया नहीं है, किंतु 1953-54 के आसपास लिखे उपन्यासों में कथ्यगत रूपांतरण स्पष्ट झलकता है। स्वतंत्रता पूर्व के उपन्यास नागरिक जीवन से विशेष रूप से जुड़े हुए थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद विभिन्न अंचलों की ओर भी कथाकार की दृष्टि गई। इस तरह से आंचलिक उपन्यासों का प्रादुर्भाव हुआ। स्वतंत्रोत्तर हिंदी उपन्यास ने अन्य साहित्यिक विधाओं को बहुत पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि जीवन यथार्थ के विभिन्न स्तरों को जितनी गहराई और संवेदनशील सूक्ष्मता के साथ उपन्यास उपन्यासकार ने उकेरा है, उतना अन्य किसी विधा ने नहीं। ठीक है, उपन्यास ने उकेरा है, उतना अन्य किसी विधा ने नहीं। जिस गति से जीवन बदलता है, उसमें यथार्थ कोई गहरा प्रत्यय नहीं रह गया है, क्योंकि मनुष्य पर आंतरिक और बाह्य दबावों का सिलसिला निरंतर जटिल होता गया है। जीवन की यथार्थ जटिलताओं को समझने और उन्हें अभिव्यक्त करने का जितना साहस उपन्यास ने किया है, उतना अन्य किसी विधा ने नहीं किया। ठीक है, स्वतंत्रोत्तर में उपन्यास का परिदृश्य इतना वैविध्यपूर्ण, कलात्मक और यथार्थपरक है कि इस विधा का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया। व्यक्ति के आंतरिक संसार की जटिलताओं, अंधेर बंद कमरे, आपका बंटी, कुंठाओं, मित्रों, मरजानी, मछली मरी हुई, ग्रामीण जीवन की विषमताओं, मेला अंचल, राग दरबारी, महानगरी विद्रुपताओं, मुर्दाघर, उखड़े हुए लोग। ठीक है, ये सारे उपन्यास हैं। राजनीतिक क्रूर विसंगतियां, जिसमें है महाभोज और दारुल शफा। ठीक है, राजनीतिक क्रूर विसंगतियों में महाभोज तो पता ही है सबको, और इसके अंदर दारुल शफा भी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे उपन्यास। फ्रेंड्स, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संकटों से संबंधित उपन्यास है। पुनर्नवा और मृगनयनी, सामाजिक विषमताओं से संबंधित बूंद और समुद्र, झूठा सच। ठीक है, झूठा सच यशपाल जी का है। आदि अनेक क्षेत्रों का विश्वसनीय विश्लेषण हिंदी उपन्यास ने किया है। ये सारे उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शिल्प और भाषा की दृष्टि से देखें तो एक छोर पर मेला अंचल, राग दरबारी, आधा गांव है, तो दूसरे छोर पर चारूचंद्र लेख, मानस का हंस, शेलूश है। सूरज का सातवां घोड़ा, अजय की डायरी, कली कथा वाया बाईपास जैसे शिल्पगत प्रयोग हैं, तो झूठा सच, पहला गिरगिटिया जैसे महाकाव्यात्मक आख्यान है। सूरजमुखी अंधेरे में, चित्त कोबरा जैसे मानसिक कुंठाओं को चित्रित करने वाले उपन्यास हैं, तो अमृत और विष, धरती धन अपना। ठीक है, जैसे सामाजिक सरोकारों वाले मानवीय संवेदना भरे उपन्यास हैं। इसलिए स्वतंत्रोत्तर में हिंदी उपन्यास को हम अनेक धाराओं में रख सकते हैं। डॉक्टर सुरेश सिन्हा के अनुसार स्वतंत्रता परवर्ती हिंदी उपन्यास की दो प्रमुख धाराएं हैं। ठीक है, डॉक्टर सुरेश सिन्हा के अनुसार स्वतंत्रता परवर्ती हिंदी उपन्यास की दो प्रमुख धाराएं हैं। पहली धारा के अंतर्गत अंधा विद्रोह, नितांत वैयक्तिकता और घोर अंतर्मुखता के उपन्यास आते हैं, जबकि मानव मूल्य और मर्यादा स्थापित करने वाले उपन्यासों की गणना दूसरी धारा के अंतर्गत होती है। डॉक्टर सिन्हा ने प्रथम वर्ग के उपन्यासों अपने अपने अजनबी, बेदिन, नदी के द्वीप के कथी की कटु आलोचना की है। उनकी धारणा है कि उन उपन्यासों में मनुष्य का जीवन जितना अर्थ शून्य, सतही और यांत्रिक चित्रित किया गया है, उतना वास्तव में भारतीय समाज में लक्षित नहीं होता है। द्वितीय वर्ग में आने वाले उपन्यास बूंद और समुद्र, अमृत और विष, सूरज का सातवां घोड़ा, अलग अलग वैतरणी, यह पथबंधु था, पहला आंचल और आपका बंटी समकालीन मूल प्रश्नों और समय सत्य से साक्षात्कार करने का प्रयत्न करते हैं। इनमें उपन्यासकारों के अनुभव तथा अंतर संबंधों की व्याख्या सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हुई है। आज की परिस्थितियों से उत्पन्न वास्तविक संतरास का चित्रण एवं अस्तित्व की सही चुनौतियों को सार्थक ढंग से स्वीकार करने का प्रयत्न इन उपन्यासों में प्राप्त होता है। हम स्वतंत्रोत्तर हिंदी उपन्यास को अध्ययन की सुविधा के लिए निम्न वर्गों में रखेंगे। ठीक है, व्यक्ति के अंतर्मुखी वैयक्तिक जीवन पर केंद्रित उपन्यास, सेक्स जीवन से संबंध उपन्यास, आत्मनिर्वसन, अकेलेपन, अजनबीपन, निराशा, अनिश्चय आदि के अनुभवों से संबंध
उपन्यास, ठीक है, ये व्यक्ति के अंतर्मुखी व्यक्तित्व से संबंधित हैं। समाज और परिवेश को चित्रित करने वाले उपन्यास, ग्रामीण जीवन की पहचान को रेखांकित करने वाले उपन्यास, नगर बोध और महानगर बोध पर केंद्रित उपन्यास, राजनीतिक विसंगतियों और जटिलताओं पर केंद्रित उपन्यास, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चेतना संबंध उपन्यास, ठीक है। नगरीय तथा महानगरीय बोध के उपन्यास कौन से हैं वो हम देखेंगे। स्वातंत्र्योत्तर काल में नगरों तथा महानगरों का बड़ी तेजी से विकास हुआ है तथा गांवों का भी शहरीकरण लगातार हो रहा है। वस्तुतः आज स्थितियां ऐसी हैं कि जीवन यथार्थ को गांव शहर में बांटकर देखना भी संभव नहीं रहा है। महिला आंचल जैसे आंचलिक उपन्यास की अवधारणा विकसित हुई है, वैसी आंचलिकता शहरी क्षेत्रों के चित्रण को लेकर हुई है। इस दृष्टि से जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का मुर्दाघर उपन्यास सर्वाधिक उल्लेखनीय है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का मुर्दाघर उपन्यास सर्वाधिक उल्लेखनीय है। किस दृष्टि से? कि जो शहरों और गांवों का विकास हुआ है ना, उस दृष्टि से। इस उपन्यास में ठेठ बम्बईया भाषा के जबरदस्त सृजनात्मक प्रयोग द्वारा समाज के एक निम्नतम वर्ग की हालत का एहसास उपजाया गया है। यहाँ भाषा के परिचित ढांचे को तोड़कर भाषाई बनावट को शुरू से अंत तक काव्यात्मक आवेग में क्रियमाण रखा गया है। हिंदी उपन्यास भाषाई काव्यात्मकता का लाभ अक्सर नहीं उठा सका। इस दिशा में जो प्रयत्न हुए भी उनसे अधिकतर भावुकता और रोमानियत ही पनपी। इसका कारण यह रहा कि कवित्व उपन्यास में अलग से चमकता रहा। वह भाषाई संरचना और वाक्य विन्यास का अंग नहीं बना। दीक्षित की उपन्यासिक भाषा की विशेषता यह है कि इसकी संरचना और वाक्य विन्यास में कविता की लय का प्रयोग हुआ है। अलग से कवित्व की चमक कहीं नहीं है। भाषा के संरचनात्मक विधान में कविता की शक्तिमत को कूट देने के कारण यहाँ भाषा उत्तेजना या आवेग में बंधी हुई है, बिफरी नहीं है। इस भाषा से स्थितियों को सीधे और ठेठ रूप में प्रस्तुत करने और उत्कृष्ट संवेदनात्मक बोध जगाने की क्षमता अर्जित की गई है। जब हम स्वतंत्रोत्तर शहरी उपन्यासों की ओर देखते हैं तो उसी तरह असली और नकली अर्थात अनुभवों के और आधुनिकता के फॉर्मूलों के उपन्यास दिखाई पड़ते हैं। जैसे आंचलिक क्षेत्र में असली और नकली अर्थात अंचलों के गहरे अनुभवों के और आंचलिकता के फॉर्मूले के उपन्यास दिखाई पड़ते हैं। नगर जीवन और उसके माध्यम से देश के सामाजिक जीवन की अनेक समस्याओं और यथार्थ के विविध स्तरों को उद्घाटित करने वाले उपन्यासों में प्रमुख हैं झूठा सच यशपाल, भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा, बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर, यह पथ बंधु था नरेश मेहता, धूप छाही रंग गिरीश अस्थाना, ठीक है। इस श्रेणी में आने वाले अन्य उपन्यास के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं काला जल शानी, एक सड़क 57 गलियां कमलेश्वर, ठीक है, उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव, चांदनी का खंडहर गिरधर गोपाल, शहर में घूमता आईना उपेंद्र नाथ अश्क, कड़ियां भीष्म साहनी, सीमाएं मनहर चौहान, कच्ची पक्की दीवारें रामकुमार भ्रमर, पुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी, कोई तो विष्णु प्रभाकर, अनित्य मृदुला गर्ग, उपसंहार योगेश गुप्त, सावित्री शैलेश मटियानी, सुबह के इंतजार तक सूर्यबाला आदि, ठीक है। अब आते हैं सांस्कृतिक और ऐतिहासिक उपन्यास, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्रोत्तर काल में जो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए उनमें प्रमुख है चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ठीक है। ये तीनों हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। मृगनयनी, भुवन विक्रम, वृंदावन लाल वर्मा, मुर्दों का टीला रांगी राघव, ठीक है। शतरंज के मोहरे, एकदा, नेमिषारण्य, मानस का हंस, खंजन, नयन, ये सारे अमृतलाल नागर के हैं जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक उपन्यास है। मौत की सराय, मिक्यू, सोमनाथ, आचार्य चतुर्सेन, अमिता दिव्या, यशपाल, तांबे के पैसे, आनंद प्रकाश जैन, बहती गंगा, शिव प्रसाद मिश्र, रुद्र कार्तिकेय, ठीक है, कार्तिकेय, ये सारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक उपन्यास थे।
अतीत की घटनाओं और चरित्रों पर आधारित ये उपन्यास आधुनिक जीवन के मूल्य संक्रमण, राजनीतिक उथल-पुथल, सामाजिक यथार्थ और सांस्कृतिक अवमूल्यन से गहरे जुड़े हैं। ये उपन्यास हमारे धार्मिक और लोक विश्वास संबंधी रूढ़ियों को निर्ममता से उधेड़ते हैं। इस दृष्टि से ये उपन्यास प्रासंगिक है। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक चेतना केंद्रित उपन्यास। ठीक है, राजनीति के ऊपर कौन कौन से उपन्यास हैं? ठीक है, राजनीतिक चेतना केंद्रित उपन्यास। राजनीतिक चेतना केंद्रित उपन्यास यह आकस्मिक नहीं है कि आधुनिक रचनाकार राजनीतिक प्रश्नों से टकरा रहा है। राजनीति ने हमारे पूरे जीवन को इस कदर ग्रस्त कर लिया है कि उसकी छाया पारिवारिक जीवन तक पर पड़ रही है। इसलिए हमारे लेखकों ने स्वतंत्रोत्तर में राजनीतिक व्यक्तियों, घटनाओं, आकस्मिकताओं, साजिशों तथा उठापटक को अपने उपन्यासों में विन्यस्त किया है। यूँ थोड़ी बहुत राजनीति तो हर सामाजिक उपन्यास में मिलेगी, किंतु सबही नचावत रामा गुसाई। ठीक है, यह भगवती चरण वर्मा, एक और मुख्यमंत्री यादवेंद्र शर्मा चंद्र, हरा समंदर गोपी चंदर। ठीक है, ये लक्ष्मी नारायण लाल, काली आंधी कमलेश्वर, हीरक जयंती नागार्जुन, महाभोज मन्नू भंडारी, जिंदाबाद मुर्दाबाद दयानंद वर्मा, पक्षधर विश्वंभर नाथ उपाध्याय, समय साक्षी है हिमांशु जोशी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये राजनीतिक चेतना के ऊपर लिखे गए सारे उपन्यास हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 20वीं शताब्दी का अंतिम दशक। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको हम फटाफट पढ़ लेंगे। 20वीं शताब्दी का अंतिम दशक हिंदी उपन्यास का उत्कर्ष। ठीक है, श्री गिरिराज किशोर ने अपनी एक छोटी टिप्पणी उपन्यास और कुछ नोट्स। ठीक है, श्री गिरिराज किशोर ने अपनी एक टिप्पणी उपन्यास और कुछ नोट्स में लिखा है कि हिंदी में उपन्यास विधा हाशिए पर हैं। एक तो अच्छे हिंदी उपन्यास कम लिखे जा रहे हैं, दूसरे जो लिखे जा रहे हैं वे स्पर्धा से बाहर हैं। 10वें शतक के उत्तरार्ध की इस टिप्पणी से हिंदी उपन्यास का निराशाजनक बिंब बनना स्वाभाविक है। जब टिप्पणी करने वाले स्वयं एक प्रतिष्ठित उपन्यासकार हो तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। दूसरी ओर डॉक्टर विजय मोहन सिंह जैसे आलोचकों का स्पष्ट विचार है, इस शताब्दी का आखिरी दशक औपन्यासिक दृष्टि से अधिक समृद्ध माना जाएगा। कविता और कहानी दोनों की अपेक्षा इन दो विरोधी मंतव्यों के बीच इसी दशक में उपन्यास को लेकर एक नजरिया यह उपरा है कि बहुत यांत्रिक ढंग से लेखन हो रहा है। ज्योतिष जोशी के अनुसार इसी से जुड़ी कठिनाई यह भी है कि उपन्यास को अपने समय की घोषणा बनाने पर क्यों जोर दिया जाता है। 10वें दशक के तमाम उपन्यासों से गुजरते हुए हिंदी उपन्यास से संबंधित अनेक आपत्तियां एवं मंतव्य कौनते हैं और बहस की मांग करते हैं। 10वें दशक में कई पीढ़ियों के रचनाकारों को उपन्यास विधा के प्रति गंभीरता से समर्पित देखा जा सकता है। कई दशकों से लिख रहे विष्णु प्रभाकर, निर्मल वर्मा, ये ठीक है आधुनिक उपन्यासकार हैं। रामदरस मिश्र, भीष्म साहनी, विवेकी राय, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, कृष्णा सोबती, कन्हैया लाल ओझा, अमरकांत, जगदीश चंद्र, शिव प्रसाद सिंह आदि के उपन्यास इस दशक में प्रकाशित हुए। इनके साथ युवा लेखक, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। युवा लेखक कौन कौन से हैं? ठीक है फ्रेंड्स, युवा लेखक कौन से हैं? अशोक लव, शकुंतला दुबे और प्रियवंद जयप्रकाश करदम। ठीक है, ये युवा लेखक हैं। आदि ने भी अपनी उपस्थिति जताई है। एक बड़ी संख्या में लेखिकाएं इस दशक में सक्रिय रही हैं। यह आकस्मिक और अस्वाभाविक नहीं है कि इस दशक में नारी की नीति और उसकी मुक्ति कामना पर केंद्रित उपन्यासों की संख्या सर्वाधिक है। संभवतः अधिकतर उपन्यासकारों को अपने समय समाज को नारी की नीति के संदर्भ में परिभाषित विश्लेषित करने की जरूरत महसूस होती जा रही है। नारी केंद्रित उपन्यासों की सूची इस प्रकार है। ठीक है, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा, मीनारे शशि प्रभा शास्त्री, उकाव क्षितिज शर्मा, इच्छा पत्र जगन सिंह, छिन्नमस्ता पीली आंधी अपने अपने चेहरे प्रभा खेतान, अपनी सलीबें नमिता सिंह, परछाई अन्नपूर्णा क्षमा शर्मा, यामिनी कथा सूर्यबाला, अवांतर कथा अनामिका, सुन्नर पांडे की पतोहू, अमरकांत, मानदंड इंदिरा दीवान,
आवर्तन, कमल कुमार, एक पत्नी के नोट्स, ममता कालिया, बेतवा बहती रही, इधत्र मम, चाक, मैत्रेयी पुष्पा, अपने अपने कोणार्क, वितस्ता बहती हैं, चंद्रकांता, वह रास्ता उसी अस्पताल को जाता है, सुधा अरोड़ा, सुरंग, भीमसेन त्यागी, औरत, शिव प्रसाद सिंह, रंगी हुई चिड़िया, धर्मेंद्र गुप्त, कली कथा वाया बाईपास, अलका सरावगी, कीर्ति कथा, कश्मीरी लाल, निष्कवच, राजी सेठ, शालमली, नासिरा शर्मा, अर्धनारीश्वर, विष्णु प्रभाकर, यश, प्रबोध कुमार गोविल, शहर की सड़कें, राजेंद्र अवस्थी, गंजी, मंजूल भगत, कठगुलाब, मृदुला गर्ग, एक नौकरानी की डायरी, नर नारी, ये लिखे हैं कृष्ण बलदेव वेद, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, भीष्म साहनी, ठीक है, साधना, शशि भूषण आदि। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक हमारा यही खत्म हुआ। आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।